Hey everyone, this is Chani Dinani welcoming you to Magnate Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यू हैव एनटीएससी, ओलंपियाड, देन यू हैव अदर कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम्स जैसे आईआरई जेईई, नीट, एसएससी, बैंक, अदर एग्जाम्स, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो या फिर यू नो समबडी हु बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम और हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्लीज लेट देम नो कि सब कुछ अवेलेबल है ऑन आवर channel which is Magnet Brains, and all these things are properly arranged on your website that is magnetbrains.com, जहां जाकर आप सारे कोर्सेज को बहुत ही आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो and you can definitely access all the videos that have been given on the website. Now everything is free of cost, ठीक है? If you want to visit English medium channel Magnet Brains, everything available there is free of cost. हिंदी मीडियम का पूरा curriculum is free of cost and also IRE JEE और जो कि यूपीपीएससी बाकी सारे एग्जाम्स हैं सब आपको बेहतरीन टीचर्स के द्वारा बेहतरीन कंटेंट के द्वारा पढ़ाया जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इन सब चीज़ों का एडवांटेज लो, अपने घर पे बैठ के प्रेपरेशन करो। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, यू वुड सून बी मूविंग टू 11th एंड 12th एंड यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर IIT JEE एंड नीट। सो आई वुड सजेस्ट अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है एंड यू जस्ट डोंट फील लाइक कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है आप पर इन दी अपकमिंग सेशंस, ठीक है? सो आई होप यू विल डेफिनेटली विजिट द वेबसाइट एंड वॉच ऑल द वीडियोज, बट या हाउ वुड यू डू दैट आई लेट यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, बट राइट नाउ वी कैन गेट बैक टू आवर टॉपिक विच इज गोइंग टू बी द कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट एंड वी विल डिस्कस बिगनर लेवल के क्वेश्चंस इन टुडेज वीडियो। सो मैंने ऑलरेडी आपको कॉम्प्रीहेंशन का इंट्रोडक्शन बता दिया है in the previous video where I told you what exactly is comprehension, how would you solve the questions, what kind of questions you get. So we have talked a lot and I guess that is more than enough to understand what comprehension is, but unless and until you will not solve questions you will not know what exactly the topic is. तो आज के वीडियो में आपको बहुत सारी मात्रा में questions मिलेंगे। You will get passages, you will get poem, जिसमें आपको बहुत सारे questions मिलेंगे। Now बात ये आती है कि भाई क्या पूरा passage पढ़कर फिर प्रश्नों पे जाएं? First we should read the passage or the poem and then should we move on to the questions, or first we should read the questions and then come back to the passages and poems, ठीक है? देखो बीइंग इन 10th स्टैंडर्ड आई गेस आप बहुत टाइम से अनसीन पैसेजेस, अनसीन पोएम अपने इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते आ रहे हो, राइट? आप अपने जो मेन एग्जाम है स्कूल का उसके लिए पढ़ते रहते हो, तो उसमें आपको पता चल ही गया होगा कि आप ज़्यादा किस चीज़ में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, आप ज़्यादा समय कहाँ बचा पाते हो। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन जो है ना ये सिर्फ बोलता है भाई समय बचा लो, ठीक है? क्वेश्चंस इतने इतने टफ नहीं होते, इतने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल टफ नहीं होते, लेवल अच्छा खासा आता है कॉम्प्रीहेंशन में, बट हाँ आपको यहाँ टाइम बचाने की भी बहुत ज़रूरत होती है। बिकॉज ऐसा होता है ना आप पैसेज पूरा पढ़ने लगते हो और आपको पता है कि आपको पैसेज पढ़ के कुछ समझ नहीं आता, आप प्रश्न पढ़ते हो फिर ही आता है, तो प्लीज़ पहले क्वेश्चंस पढ़िए। ऑल्सो मैं खुद पर्सनली बोलूँगी पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, क्योंकि उससे ना आइडिया आ जाता है कि क्या पूछा गया है, और फिर वो चीज़ जब पैसेज में हाईलाइट होती है ना तो आपकी नज़रें ऑटोमेटिकली पड़ती हैं उस पर और आप ऑटोमेटिकली आंसर तक पहुँच जाते हो। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड फॉलो आई बिलीव, बट इफ़ यू फील यू आर मच बेटर इन दी अदर पर्सपेक्टिव, लाइक अगर आपको पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन करना ज्यादा समझ आता है, आप ज्यादा टाइम बचा लेते हो, please go with it. So ultimately it's you who has to decide what method is kind of helping you to save the time and it's not consuming much of your time, and that is how you will definitely get good marks in comprehension. Also क्योंकि मुझे पूरा पैसेज समझाना है, I have to tell you each and every word, so we will start reading the passage and then I'll move on to the questions. And yes, बहुत सारे words सीखने को मिलेंगे आज के वीडियो में। Make sure you have your notebook open in front of you and you have a pen and you will note down the words. Clear? Okay, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। You have read the following passages and answer the questions that follow. सबसे पहली चीज़ आपको passages पढ़ना है और इस पे based जो questions हैं उन्हें आंसर करना है। Also the same thing would happen with the poem. Read the poem, understand it, comprehend it, and then you will get the questions. Clear? Okay, चलिए। So Julius Caesar, I hope सबने नाम सुना होगा इनका। Julius Caesar, the great Roman emperor, as well known for making crucial decisions quickly. तो जूलियस सीजर जो हैं वो रोमन एम्परर रह चुके हैं और ये बहुत जाने जाते थे अपनी एक कला के लिए, और वो कला थी कि ये एकदम से बहुत सही डिसीजंस ले लेते थे। ज़्यादातर कहा जाता है कि आपको इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। इम्पल्सिव का मतलब होता है एकदम से बस उसी वक्त बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इम्पल्सिव डिसीजंस गलत प्रूफ होते हैं अगर आपको पता नहीं होता कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है कि नहीं। बट जूलियस सीजर में एक बहुत ही बढ़िया सी क्वालिटी थी कि वो ना बिल्कुल उसी समय पे बिल्कुल सही डिसीजंस ले लेते थे, जो बहुत कम देखा जाता है। When he landed in Britain with his troops, he saw that the British were courageous and fearless fighters.
तो हुआ क्या, ये ब्रिटेन में लैंड हुए अपने युद्ध के लिए, और अपने सोल्जर्स, ट्रूप्स यानी अपने सैनिक, अपने सोल्जर्स के साथ ये आए हुए थे। इन्होंने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बड़े करेजियस हैं, बहुत हिम्मत है उनमें, एंड दे आर फियरलेस फाइटर्स, वो डरते वरते नहीं है, बड़े निडर फाइटर्स हैं, और बखूबी आके जो है इनके साथ युद्ध जब होगा तो बहुत ही तगड़ी फाइट होगी। Caesar realized that such brave soldiers would never surrender to his forces without a tough fight and might even defeat his troops. ऑल्सो जूलियस सीजर ने ये चीज़ यहाँ पे समझ ली थी कि ये जो ब्रिटिश के सोल्जर्स हैं ना, वो बहुत ब्रेव हैं, बहुत करेजियस हैं, बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं, और इसीलिए वो कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर का मतलब होता है गिव अप कर देना कि हाँ ठीक है बस अब हम ठहर गए, हमसे अब नहीं होगा, राइट। तो सरेंडर नहीं करेंगे वो अपने जो इनके सोल्जर्स हैं जूलियस सीजर के, उनके सामने। एंड जब तक ये लोग यानी इनके सोल्जर्स जो हैं एक टफ फाइट नहीं देंगे, एक तगड़ी फाइट नहीं करेंगे, तब तक ये लोग जीत भी नहीं पाएंगे, और शायद इनके सोल्जर्स को हारना पड़े, शायद इनके सोल्जर्स को ये हरा दें। अब हराने का मतलब यही होता है कि भाई डेथ हो जाती है, राइट। युद्ध में जब कोई पार्टी जीतती है, वॉर वगैरह अगर आप मूवीज वगैरह भी देखते हो, तो जो अदर पार्टी है, जो अदर सोल्जर्स हैं वो मर जाते हैं, राइट, दे आर किल्ड। एंड दैट इज हाउ इनके दिमाग में ये चीज थी कि हो सकता है ब्रिटिश के जो सोल्जर्स हैं वो इनके सोल्जर्स को मार ही डालें, क्योंकि ये सरेंडर करने वाली पार्टी नहीं लग रही है। If they were defeated, they would have to retreat to their ships. अब अगर ऐसा होता कि बाय चांस इनको दिमाग में आया कि जूलियस सीजर के अगर सोल्जर्स हार जाते हैं, अगर वो नहीं जीतते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो बिल्कुल भागने की कोशिश करेंगे अपने जहाज़ों की तरफ, जिसमें बैठ के ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाए। तो रिट्रीट का मतलब होता है तेजी से ना बिल्कुल भाग जाना कहीं पर। तो ये क्या करेंगे ना, ये वापस भाग जाएंगे अपने शिप्स की तरफ कि भाई हम तो जीत पा नहीं रहे, इनके सोल्जर्स बड़े खतरनाक हैं, तो हम फटाफट से अपनी जान बचा के भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जूलियस सीजर के दिमाग में थी। अब आगे क्या होता है, Caesar thought that the presence of his fleet in the harbor would tempt his soldiers to give up the fight easily and withdraw to the safety of the ships. अब सीजर जो है वो ये सोचते हैं कि मेरा, क्योंकि पूरा फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ शिप्स, ठीक है, मतलब बहुत सारी शिप्स हैं, इनके जहाज हैं, तो ये जो अगर जहाज होंगे, हार्बर यानी कि जहाँ पर शिप्स वगैरह, बोट्स वगैरह पार्क की जाती है ना शोर के पास में, उसे हार्बर कहते हैं। तो इनको ये था कि क्योंकि सोल्जर्स के दिमाग में है कि वहाँ पर जहाज हैं, तो ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग उस लालच में आकर कि हमारे पास जहाज है जिसमें हम अपनी जान बचा के भाग सकते हैं, तो ये लोग अपनी लड़ाई जो है वो एकदम से फटाफट से गिव अप कर देंगे, सरेंडर कर देंगे कि भाई हमसे हम लड़ाई नहीं हो पा रही है, हम जी जान से नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगेगा कि हम सीधे भागे शिप्स में और बैठे और वहां से चले जाए, ठीक है। तो जूलियस सीजर के दिमाग में था कि इनके सोल्जर्स को पता चल जाएगा थोड़ी देर में ही कि ब्रिटिश के सोल्जर्स से लड़ना कोई बच्चों जैसी बात नहीं है, और डर के मारे ये लोग जो हैं भाग जाएंगे। भागने का ये डिसीजन क्यों लेंगे, क्योंकि वहां पर जो जहाज है इनके, वो इनके लिए मन में एक लालच पैदा करेंगे कि भाई जहाज तो है, बैठ जाओ और वहां से भाग जाओ। He decided to burn all his ships so that his troops could not withdraw from British shores, no matter what happened and what either have to fight or to win or die fighting. अब हुआ क्या, जूलियस सीजर ने सोचा कि भैया असली जो लालच होगी, जो टेम्पटेशन होगा मेरे सोल्जर्स के लिए, वो होगा ये जहाज। तो उन्होंने अपने जो जहाज हैं वो सब जला दिए, सारे बर्न कर दिए, ताकि इनके सोल्जर्स के दिमाग में ये चीज रहे, या तो हमको फाइट करके आज जीत जाना है, इन लोग को हरा देना है, या फिर हम अगर हार जाते हैं तो शायद हमारी जान चली जाएगी, क्योंकि हमें ब्रिटिश शोर से बाहर निकलने के लिए, शोर्स क्या होता है, जो सी की साइड का जो एरिया होता है उसे शोर कहते हैं, तो ये जो है ब्रिटिश शोर से नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि इनके पास जहाज ही नहीं रहे, राइट, क्योंकि जहाज तो जला दिए हैं भाई जूलियस सीजर ने। तो फिर इनके पास इकलौता रास्ता बचता है अपना 100% देना और हरा देना ब्रिटिश के सोल्जर्स को, राइट। तो ये चीज दिमाग में डाल दी जूलियस सीजर ने। तो ये बहुत ही सही डिसीजन था, क्योंकि उनको पता था असली जड़ क्या है, वो जहाज, तो उन्होंने वो जला दिए, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा अपने सोल्जर्स के सामने। और ये डिसीजन उन्होंने यूं लिया है, लाइक इम्पल्सिव लिया है, उसी वक्त लिया है, बहुत ज्यादा टाइम लगाकर नहीं लिया है। क्लियर, ओके। With the hope of returning to their ships gone, the Roman soldiers fought relentlessly and won the battle in spite of the fact that they were pitted against superior forces.
अब ये इनके पास एक होप था कि भाई जो शिप्स जा चुकी हैं, जो जल चुकी हैं, वो थोड़ी बहुत भी बचे तो हम फटाफट से लड़ लें ताकि हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। तो उस होप के साथ ये जो रोमन सोल्जर्स थे उन्होंने रिलेंटलेसली फाइट किया। व्हाट इज रिलेंटलेसली? बिना रुके हुए, यानी लगातार अपना 100% देते हुए, बिना गिव अप करते हुए उन्होंने अपनी फाइट की। और इसके बावजूद कि उनको किसके साथ कंपीट करना था? ब्रिटिश के सुपीरियर फोर्सेस के साथ, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स वो टू गुड, दे वर वेरी करेजियस, दे वर वेरी ब्रेव, बहुत ज्यादा बहादुर थे। उनके साथ इनका कंपटीशन था। पिट का मतलब होता है जब किसी के साथ आप कंपीट कर रहे होते हो, और उस कंपटीशन में भी उन्होंने अपना 100% दिया, क्योंकि इनको वो होप था कि भाई हम कैसे करके निकल जाएंगे। This ability to take such prompt decisions was the key to Caesar's success, and he won many battles because he could take important decisions quickly. और ये एक बहुत ही बढ़िया, की का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो डिसीजन लेने का जो एबिलिटी है ना जूलियस सीजर का, जो वो प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेते हैं, उसी वक्त डिसीजंस लेते हैं, वो चीज की वजह से वो बहुत सक्सेसफुल रहे। साथ ही साथ उन्होंने कई युद्ध जीते, क्योंकि उन्होंने सही समय पे एकदम से बिल्कुल सही डिसीजंस लिए। Great men like Caesar and Napoleon cultivated the power to decide instantly which course of action to pursue. इवन जो सीजर हैं, जैसे नेपोलियंस हैं, इन लोगों ने हमेशा एक इंस्टेंट एक्शंस लिए हैं, एकदम से उन्होंने इंस्टेंटली डिसीजंस लिए हैं, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। बाय टेकिंग प्रॉम्प्ट डिसीजंस दे इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस, करेज एंड ट्रस्ट इन देयर सोल्जर्स। और इस तरीके से प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेना, उसी वक्त सही डिसीजंस लेकर इन्होंने अपने सोल्जर्स में कॉन्फिडेंस लाया है, इन्होंने अपने सोल्जर्स में एक बहादुरी जागृत की है, साथ ही साथ ट्रस्ट बिल्डअप किया है। सो ले देखिए, ये जो पूरा पैसेज है वो आपको ये सिखा रहा है कि कैसे जूलियस सीजर जो हैं वो इतने सक्सेसफुल थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। उनकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी कि वो बहुत जल्दी सही डिसीजंस ले लेते थे, जिस वजह से उनके सोल्जर्स में भी कॉन्फिडेंस आता था और एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था उनका अपने एम्परर पे, एंड दैट इज हाउ ये बहुत सारे बैटल्स जीते। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर है। कई शब्द हैं यहाँ पर, उस पर कोई कैप का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, तो आपको पता चल जाएगा। बट लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन सीजर लैंडेड इन ब्रिटेन ही रियलाइज्ड दैट। तो जब जूलियस सीजर ब्रिटेन में लैंड हुए तो उनको क्या समझ आ गया था? दैट द ब्रिटिश वुड नेवर सरेंडर, that the British might defeat his army, both A and B, none of the above. पैसेज पढ़ चुके हो तो क्लियर है कि ब्रिटिश फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ब्रेव हैं। ये चीज़ उनको क्लियर था कि ये लोग गिव अप करने वाली पार्टी नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे से लड़ाई करेंगे। दूसरा, ये इनकी जो फोर्स है जो जूलियस सीजर की, उनको हरा सकते हैं। तभी तो उन्होंने सोचा ना वो जहाज को जला देने का। तो बोथ ए एंड बी आर द थिंग्स जो रियलाइज हुआ किसको? सीजर को, जब वो ब्रिटेन में लैंड हुए। इजी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सीजर डिसाइडेड टू बर्न ऑल हिज शिप्स बिकॉज। तो जूलियस सीजर ने अपने जितने भी जहाज हैं उन्हें क्यों जला दिया? क्या रीजन था? बिकॉज हिज शिप्स वर ओल्ड, क्योंकि उनके जहाज बहुत पुराने हो गए थे। बिकॉज ही वांटेड टू कैप्चर द शिप्स ऑफ द ब्रिटिश। ही वाज लाइक, यार मेरे जहाज तो अच्छे नहीं लग रहे, इन्हें जला दो, ब्रिटिश के जहाज हम लेके चले जाएंगे यहाँ से। He did not want his troops to lose hope and withdraw from the British shores, because उनको ये था कि इनके जो सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल भी गिव अप ना करें, बिल्कुल भी उम्मीद ना खो दें और ब्रिटिश शोर्स से यानी कि वहाँ से भागने की कोशिश ना करें। He did not want to return to Rome, क्योंकि उनको रोम जाना ही नहीं था। उनका था कि मैं तो पूरे जहाज जला देता हूँ, मेरे को तो रहना ही ब्रिटिश में, सेटल होना है, ऐसा कुछ नहीं। सो आंसर है ऑप्शन सी, जहाँ वो चाह रहे थे कि उनके सोल्जर्स गिव अप ना करें, उनके दिमाग में ये ना हो कि हमें भागना है यहाँ से, हमारे पास जहाज है, इसीलिए उन्होंने अपने सारे शिप्स जला दिए। डन। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, रोमन सोल्जर्स फॉट रेलेंटलेसली बिकॉज। जूलियस सीजर के जो सोल्जर्स हैं, रोमन सोल्जर्स, उन्होंने बिना रुके लगातार 100% देते हुए लड़ाई क्यों की? बिकॉज दे वॉन्टेड टू कॉन्कर ब्रिटेन, क्योंकि उनको ब्रिटेन पे अपना एक शासन स्थापित करना था। दे हैड नो अदर ऑप्शन दैन फाइट एंड विन, बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको लड़ाई करके जीतना ही था। बिकॉज अगर वो हार जाते हैं या लड़ाई नहीं करते तो डेफिनेटली उनकी जान चली जाती। दे हैड द होप ऑफ रिटर्निंग टू देयर शिप्स, क्योंकि उनमें एक उम्मीद थी कि वो अपने जहाजों पर वापस लौट सकते हैं। ये उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली जहाज जल चुके थे। नन ऑफ दीज। सो आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि कोई रास्ता था नहीं, जीतना ही था, जीतते नहीं तो फिर और कुछ बचता ही नहीं रास्ता, इसीलिए वो नहीं गिव अप किया उन्होंने और अपना 100% दिया। डन। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ द रोमन एम्परर इज डिस्प्लेड हेयर। कौन है रोमन एम्परर? जूलियस सीजर। उनकी कौन सी क्वालिटी इस पैसेज में बताई गई है?
मेकिंग क्रूशियल डिसीजंस क्विकली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंपॉर्टेंट डिसीजंस एकदम से ले लेने की क्वालिटी। फियरलेसनेस, वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, वो निडर हैं। स्टबननेस, व्हाट इज स्टबन, मैंने आपको कई बार बताया स्टबन के बारे में। जो जिद्दी लोग होते हैं ना उनको स्टबन कहते हैं, जो कभी भी ऐसे होता है ना कि बस अड़ गए तो अड़ गए बात पे। एंड नेक्स्ट है स्टूपिडिटी, यानी कि ऑब्वियसली बेवकूफियत, ठीक है। तो डेफिनेटली जुलियस सीजर बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे और उनकी क्वालिटी है एकदम से सही डिसीजंस जल्दी से लेना। सो ऑप्शन ए इज द क्वालिटी जो इस पैसेज में डिस्प्ले की गई है। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू स्टॉप फायरिंग एंड एक्सेप्ट डिफीट, लड़ाई बंद कर देना और हार मान लेना, उसे उसके लिए एक वर्ड क्या है? सरेंडर, रिट्रीट, विदड्रॉ, ऑल ऑफ दीज। सरेंडर गिव अप कर देना, ठीक है, अपने आप को हवाले कर देना, लाइक लड़ना बंद करना और एकदम से डिफीट, हार मान लेना। रिट्रीट यानी भाग जाना वहां से। विदड्रॉ यानी कि अगेन वहां से अपनी वापस ले लेना लड़ाई एंड चले जाना। सो यहाँ पर ये जो मीनिंग दिया है ना उसका तो मीनिंग सिर्फ ऑप्शन ए का है, सरेंडर यानी कि गिव अप करना। ऑल ऑफ दीज मत लगा देना, बिकॉज रिट्रीट का मतलब तो बिल्कुल भी टू स्टॉप फाइटिंग नहीं आता है। क्लियर? ओके। अब आते हैं हम अगले पैसेज पे जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैसेज है। इट्स लाइक अ फैक्ट टाइप का पैसेज, ठीक है, पढ़ते हैं। By the time he was 9 years old, Aftab Solanki weighed 49 kgs, nearly twice the normal weight for boys his age. तो आफ्ताब सोलंकी जो है कैरेक्टर हैं जिनकी एज है 9 साल और 9 साल के बच्चों के हिसाब से उनका वेट जो है वो 2 गुना था नॉर्मल वेट से। आपको अगर पता हो तो 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है अंडर वेट, एक होता है नॉर्मल वेट और हेल्दी वेट, नॉर्मल वेट कहते हैं वैसे, और एक होता है ओवर वेट, यानी कि कुछ जिनको जितना वेट होना चाहिए उससे कई गुना कम है तो बिल्कुल अनहेल्दी हो गया बच्चा। नॉर्मल वेट परफेक्ट है, हेल्दी है, और ओवर वेट यानी कुछ ज़्यादा ही वेट है, बहुत ज़्यादा फैट है बॉडी में जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो यहाँ पर ये जो है नॉर्मल वेट से 2 गुना वेट था इनका। 9 साल की उम्र में 49 किलोज जो है बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो डेफिनेटली ये क्या था? ओवर वेट था। His doting parents and neighbors considered him healthy, often describing or calling Aftab cute. अब यही होता है ना कि भाई जब आप बड़े मोटे होते हो ना बचपन में, तो कभी भी आप किसी के पास चले जाओ, कोई नहीं बोलता है कि यार कितना मोटा हो रहा है, यही बोलता है अरे ये तो कितना क्यूट है, अरे हमारा बेटा मोटा किधर है। या फिर आप बच्चों को पेरेंट्स बोल देते हैं कि तुम कहाँ से मोटे हो, तुम तो बड़े हेल्दी हो। तो ये चीज़ होती है, राइट। तो आफ्ताब के पेरेंट्स हो या आफ्ताब के पड़ोसी हो, वो हमेशा इसको ये बोल देते कि अरे तो ये तो कितना क्यूट है, मोटा थोड़ी है, तो हेल्दी है, ठीक है, जो कि गलत था, वो मोटा था, राइट। और डोटिंग का मतलब क्या होता है? जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स को आप हमेशा अच्छे लगते हो, राइट। अगर आप कुछ जैसे सपोज अगर आप कुछ खरीद लो, ड्रेस वगैरह पहन के दिखाओ अपने पेरेंट्स को कैसी लग रही है, तो आपको हमेशा बोलेंगे अच्छी लग रही है, भले कोई और बोले कि यार दिस इज नॉट सूटिंग यू, पेरेंट्स वुड बी लाइक नहीं 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 मेरे बच्चे तो सबसे अच्छे लगते हैं, राइट। सो डोटिंग पेरेंट्स मतलब बहुत ज्यादा प्यार करने वाले पेरेंट्स। His sluggishness and increasing appetite, his periodic breathlessness, occasional dizzy spells, and pain in the knees were all dismissed as things that would disappear once he grew up. अब ये सारी प्रॉब्लम्स थी किसकी? आफ्ताब की, ठीक है। आफ्ताब क्या क्या नोटिस कर रहे थे? स्लगिशनेस। व्हाट इज स्लगिशनेस? बहुत ही ज्यादा आलस, ठीक है, लेजीनेस। मेक श्योर मैं जो जो वर्ड्स बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते चलो, अदरवाइज आप कोई भी नया वर्ड सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो स्लगिशनेस क्या है? आलसी या आलस जो होता है, दैट इज व्हाट इज स्लगीनेस। तो बोल सकते हो लेजीनेस। इंक्रीजिंग एपेटाइट। व्हाट इज एपेटाइट? भूख, ठीक है। जैसे अगर कभी आप कहीं पे जाओ और आपने बहुत ऑर्डर कर दिया एंड कोई पर्सन है जो ज्यादा नहीं खा रहा है, तो वो पर्सन ऐसे बोलेगा कि मेरा इतना एपेटाइट ही नहीं है भाई, मुझे इतनी भूख ही नहीं लगती तो मैं इतना खाऊंगा कैसे, ठीक है। सो एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना। तो आफ्ताब जो है बहुत ज्यादा लेजी होते जा रहे थे, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती थी। हिज पीरियोडिक ब्रेथलेसनेस, अक्सर क्या होता था ना, कुछ कुछ समय में इनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, सांस नहीं ले पाते थे। ओकेशनल डिजीज स्पेल्स, ओकेशनल मतलब कभी कभी, है ना, कभी कभी किसी किसी ओकेशन पे। डिजीज स्पेल्स का मतलब होता है थोड़े थोड़े चक्कर आना, तो इनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए थोड़ी थोड़ी देर चक्कर आते थे। एंड पेन इन द नीज, और उनके घुटनों में दर्द होता था, बिकॉज ऑब्वियसली आपका पूरा बॉडी का वेट आपके पैर संभाल रहे होते हैं, तो जब बॉडी वेट बढ़ता है ना तो घुटने में दर्द, पैर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उनके घुटनों का दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स यानी लेजीनेस, ज्यादा भूख लगना, ब्रेथलेसनेस, डिजीनेस फील करना, चक्कर आना और पेन होना नीज में, ये सबको डिसमिस कर दिया जाता था, इनको इग्नोर किया जाता था चीजों को, और ऐसा कहा जाता था कि यार ये जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये प्रॉब्लम्स इसकी ठीक हो जाएंगी। But as his weight kept increasing, we became concerned and wanted to consult a good doctor, says Aftab's father, Mohammad Ramzan Solanki. अब ये होता है कि भाई अब
इन लोग को लग रहा था कि प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये सारी प्रॉब्लम से इसको छुटकारा मिल जाएगा। बट क्या हुआ ना, आफ्ताब का वेट बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो ये टेंशन की बात हो गई आफ्ताब के पेरेंट्स के लिए, और उनके फादर जो कि मोहम्मद रमजान सोलंकी हैं, उनका कहना है कि भाई फिर हमको लगा कि अब डॉक्टर से बात करनी पड़ी, कि अब डॉक्टर को दिखा देते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है हमारे बेटे के साथ। क्लियर? ओके। Kids like Aftab are part of a fast-growing national urban epidemic seen over the past few decades. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आफ्ताब जैसे बच्चे जो है ना, वो एक बीमारी का हिस्सा है, और वो बीमारी क्या है? फास्ट ग्रोइंग नेशनल अर्बन एपिडेमिक। एपिडेमिक होती है ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैल जाती है ना, हर जगह पाई जाती है, ऐसा होता है एपिडेमिक, राइट? सो ये है नेशनल अर्बन एपिडेमिक, कि भाई शहरों में ना बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई है, एक्सरसाइज कम हो गई, आउटडोर गेम्स कम हो गए हैं, मोबाइल पे इंटरनेट पे रहना, खाते पीते रहना, तो उस वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, उस वजह से मोटापा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कुछ फ्यू डेकेड से यानी कुछ सालों से बढ़ती जा रही है, और उसी का पार्ट है कौन? आफ्ताब। It's an irony that despite there being more undernourished children in India than in any other country, we also have millions of obese and overweight urban school children. ये एक आयरनी है। व्हाट इज आयरनी? जब कोई चीज ना बहुत अलग हो एक चीज से, लाइक एक व्यंग हो। अगर मैं बोल रही हूँ ये चीज जो है वो सपोज अगर इंडिया में बहुत सारे, लाइक इंडिया में पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा अंडर नरिश बच्चे पाए जाते हैं, यानी कि जिनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता, कुपोषित बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे पाए जाते हैं, जो किसी कंट्री में नहीं है इतने, सबसे ज्यादा इंडिया में है कुपोषित बच्चे। और उसी कंट्री में देयर आर मिलियंस ऑफ मोटे ताजे बच्चे, यानी उसी कंट्री में और इतने सारे लोग, लाखों बच्चे हैं जो बहुत मोटे हैं। यानी एक ही कंट्री जहां सबसे ज्यादा अंडर नरिश्ड, यहाँ सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, और वही कंट्री है जहां सबसे ज्यादा मोटे बच्चे भी हैं। तो ये आयरनी हुई ना, एक व्यंग हुआ ना, कि दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हैं। एंड एक्सपर्ट्स, ओबीस और ओवरवेट, आई होप क्लियर है। ओबीस मतलब मोटा, ओवरवेट मतलब ऑब्वियसली मैंने बता दिया आपको, नॉर्मल वेट से बहुत ज्यादा। And experts say these obese children will one day face severe medical consequences. देखिए, मोटापे की बात ये नहीं होती कि आप बॉडी शेम कर रहे हो, या फिर आप जो है ऐसे देखने में मोटा लग रहा है इसलिए बोल रहे हो। जितना ज्यादा मोटापा बढ़ता है उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज प्रॉब्लम वाली होती है, इसीलिए उस चीज को ध्यान में रख के किसी को बोलना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो एक्सरसाइज करो। ठीक है, सो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो ओबीस चिल्ड्रन हैं, ये जो मोटापा है जिन बच्चों में, विल वन डे फेस सीवियर मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज। इनको एक दिन बहुत ज्यादा मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज यानी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। Compared to children of normal weight, obese ones face several times the risk of developing high blood pressure, respiratory complications, type 2 diabetes, the most common form of disease, and cardiovascular disease and cancer, and indeed much reduced लाइफ स्पैन्स। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई नॉर्मल वेट का इंसान होगा तो उसको ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, कैंसर, ये सब नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है, बट जो ओबीज बच्चे होते हैं, जो मोटे होते हैं बच्चे, उनके केस में बहुत ज़्यादा टाइम से रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि एक मोटे बच्चे में और एक पतले बच्चे में, मोटे बच्चे को ज्यादा खतरा है इन डिसीजेस का। यानी मोटापे से किसी भी बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, सब नाम है, ठीक है, आपको पता होगा। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सांस लेने में इश्यूज हो सकते हैं, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज के कई टाइप्स होते हैं, उसमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है मोटे बच्चों को, जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, देखो कार्डियो जो वर्ड है ना, ये हार्ट से रिलेटेड होता है, तभी आप हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हो। हार्ट की जो ब्रांच होती है जो पढ़ते हैं वो कार्डियोलॉजी होती है। ठीक है, तो कार्डियो इज हृदय यानी हार्ट, और वैस्कुलर जो भी हमारी जो रक्त जिसमें बहता है वो सारी चीजें, वो वस्कुलर कहलाता है, पूरा वैस्कुलर सिस्टम है ब्लड का। सो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, आई होप क्लियर हो गया। एंड कैंसर, इवन कैंसर भी हो सकता है मोटे बच्चों में, एंड इंडीड मच रिड्यूस लाइफ स्पैन, एंड डेफिनेटली नॉर्मल वेट के बच्चों से कई गुना ज़्यादा जो है जो मोटे बच्चे हैं उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, यानी कि उनकी बहुत कम होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक जी सके, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को लेकर आ जाता है। तो ये चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए कि मोटापे की प्रॉब्लम्स क्या है ना, वो देखना चाहिए। वो नहीं पता होता, हम देखने की बात पे जाते हैं कि यार मोटा दिखता तो अच्छा नहीं दिखता, वो गलत बात है। मेन बात है कि बीमारियां होती हैं और इसीलिए थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए। डन? ओके। The medical consequences of obesity are seen at all ages, even among
किड्स। और ये किसने कहा है? डॉक्टर वमन खाडिलकर, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एट जहांगीर हॉस्पिटल पुणे। अब ये जो है डॉक्टर वो कहते हैं द मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापे के जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो भी आगे जाके खतरा हो सकता है, आर सीन एट ऑल एजेस। और ये हर एज पे देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर 6 साल का बच्चा मोटा है तो वो छोटा है तो उसको बीमारी नहीं हो सकती, नहीं। 6 साल का हो, 7 साल का हो, 9 साल का हो, 15 साल का हो, कोई भी बच्चा और अगर उसमें ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा मोटापा है, उसमें बीमारियां हो सकती हैं। और ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं डॉक्टर वमन खाडिलकर, जो कि क्या है? कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। पीडियाट्रिक कौन होता है? बच्चों का डॉक्टर, ठीक है। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आपके ग्लैंड्स वगैरह होते हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह होता है, हार्मोन्स वगैरह जिससे सीक्रेट होता है, उसके डॉक्टर को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और ये कहाँ की बात है? जहांगीर हॉस्पिटल है पुणे में, वहां के डॉक्टर है। आर यंगेस्ट टाइप 2 डायबिटिक इज 6 ईयर ओल्ड। वो ये प्रूफ भी करते हैं कि कोई भी एज पे हो सकता है बीमारियां, क्योंकि इनके हॉस्पिटल की सबसे छोटा पेशेंट जो है जिसको टाइप 2 डायबिटीज है वो 6 साल का है, सबसे छोटा पेशेंट, ठीक है। वाइल अ हाइपरटेंसिव पेशेंट इज जस्ट 8। और एक पेशेंट है इनका जिसको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, उसे हाइपरटेंसिव कहते हैं, और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। High levels of cholesterol and triglycerides, both of which increase the risk of cardiovascular disease, are seen in children very frequently nowadays, unlike in the past. Even वो कहते हैं कि high levels of cholesterol बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट डिसीज बहुत जल्दी होती है, और ट्राइग्लिसराइड्स जो कि सेम ही कैटेगरी में आते हैं, बोथ ऑफ विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, वो हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, और ये बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, अनलाइक इन द पास्ट। बट पास्ट में ऐसा नहीं होता था, अभी ये ज्यादा हो रहा है, एंड वी रूटीनली सी दीज हाई लेवल्स इन ओबीस चिल्ड्रन। और ये जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का, वो मोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है। सो ओबेसिटी का कितना इशू है, मोटापे का कितना प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब आपको इस पैसेज में पता है। अब फटाफट से इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन इस पैसेज या 6th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज आफ्ताब्स स्लगिशनेस यानी लेजीनेस, इंक्रीजिंग एपेटाइट भूख का बढ़ जाना, पेन इन द नीज घुटनों में दर्द, वर ऑल डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेड डैश वंस ही ग्रू अप। तो जैसे जैसे बड़ा होगा ये गायब हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ऐसा सोचकर उसको इग्नोर किया। So expected disappeared of these conditions, expected disappearance of these conditions, appearance of these conditions, a disappear of these conditions। अब यहाँ पर ना आपके साथ बस वर्ड का गेम खेला गया है, तो appearance तो नहीं हो सकता क्योंकि गायब हो जाएंगे ऐसा कहा है, और disappeared नहीं हो सकता बिकॉज ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है, आगे जाके disappearance हो जाएगा। disappear of these नहीं होता, disappearance of the conditions होता है, इसीलिए आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहां पर आपको भले ही आंसर पता होता, फिर भी आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कौन सा वर्ड बेटर फिट है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? ओके। 7th है which disease has been referred to as the national urban epidemic। ये किस चीज को कहा गया है कि ये नेशनल अर्बन एपिडेमिक है? ओबेसिटी इन किड्स, बच्चों में मोटापे का बढ़ना, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। भाई ये तीनों चीजें ओबेसिटी के बाद आती हैं ज्यादातर, ये बोला गया है। और ये जो बढ़ रहा है ना एपिडेमिक की तरह, वो है क्या? मोटापा। सो आंसर हो जाएगा आपका ओबेसिटी इन किड्स। क्लियर? 8th क्वेश्चन पे आते हैं। What is the irony about the number of obese children in India? Obese children के हिसाब से मतलब उससे रिलेटेड आयरनी क्या है कि ये वही कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा अंडर नरिश बच्चे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंडर नरिश बच्चे इंडिया में हैं। साथ ही साथ ये वही कंट्री है जहां पर मिलियंस ऑफ मोटे बच्चे भी हैं, ओबीज बच्चे भी हैं, ठीक है। सो इंडिया हैज मिलियंस ऑफ ओबीज एंड ओवरवेट अर्बन स्कूल चिल्ड्रन। इंडिया हैज द लार्जेस्ट सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही है, ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द मिलियंस ऑफ ओबीज अर्बन स्कूल चिल्ड्रन। इंडिया हैज मोर अंडर नरिश देन ओबीज चिल्ड्रन। मोर नहीं बोला गया है ऐसा कुछ, ये है सबसे ज्यादा आयरनी, ठीक है, कि लार्जेस्ट नंबर है और मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ ओबीज भी है। सो ऑप्शन बी है जो आपका बेस्ट आंसर है। ए में जो है ना सिर्फ नॉर्मल बताया, ये नहीं बताया लार्जेस्ट वाला पॉइंट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बेस्ट आंसर। डन? ओके, चलिए 9th पे आते हैं। A 6-year-old type 2 diabetic proves that blank at all ages। भैया इस हॉस्पिटल में जो सबसे छोटा पेशेंट है जिसे ये प्रॉब्लम है, 6 साल का है, तो वो क्या प्रूफ कर रहा है? That children can fall sick at all ages, कि बच्चे किसी भी एज पे बीमार हो सकते हैं। That diabetes can't attack at all ages, कि डायबिटीज हर एज पे नहीं हो सकता। The medical consequences of obesity are seen at all ages, कि मोटापे के प्रॉब्लम्स हर एज में देखे जा सकते हैं। None of these। तो मोटापे पे बेस्ड है ये। टाइप 2 डायबिटीज तो कभी भी हो सकता है, बच्चे किसी भी चीज से बीमार हो सकते हैं, वो बात नहीं हो रही है। बात हो रही है ऑप्शन सी की कि मोटापे के मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी एज में देखे जा सकते हैं। डन? ओके। नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन पे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स
लेजीनेस। इस पूरे पैसेज में किस शब्द का मतलब लेजीनेस है, आलस्य है? तो मैं पहले बता चुकी हूँ स्लगिशनेस, राइट। तो डिजीज तो चक्कर आना होता है, कार्डियोवेस्कुलर हार्ट और वेस्कुलर सिस्टम का जो भी है वर्ड, हाइपरटेंसिव हाई बीपी, और स्लगिशनेस है लेजीनेस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। सो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से जितने वर्ड्स हो सकते हैं उतने पढ़ने हैं। वैसे आई गेस 250-300 वर्ड्स से ज्यादा ही वर्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए होंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, कुछ 100-150 वर्ड्स हमने बाकी के टॉपिक्स में किए होंगे, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब उन वर्ड्स से रिलेटेड और वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप जितने वर्ड्स पढ़ सकते हो पढ़ो। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो मैग्नेट ब्रेन्स पे रन किया जाता है, उसमें भी आपको हर दिन एक वर्ड मिलता है, यू गेट वर्ड ऑफ द डे। तो मेक श्योर आप सारे वर्ड्स अभी तक जितने रिलीज हुए हैं उन सबको पढ़ लें। उनमें से कई आपको ऑलरेडी आते होंगे बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, और कुछ हैं जो आपके लिए काफी नए होंगे, तो कीप प्रैक्टिसिंग दोस सो दैट आपको और कुछ नया नया वर्ड पता चलता रहे। क्लियर? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे पैसेज पे। थर्ड पैसेज आपका लियोनार्डो द विंची, ये विंसी नहीं होता, ये विंची होता है, ठीक है। तभी आपको यहां पर दिया है कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। सो लियोनार्डो द विंची वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है, आप सब जानते हैं इनको, लियोनार्डो द विंची को, ठीक है। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट है, लाइक बहुत ही बढ़िया कलाकार है ये, और दुनिया में जितने आज तक कलाकार जाने माने गए हैं ना, उनमें से एक ये हैं। He was a sculptor, architect, engineer and pioneer of many scientific achievements. एक चीज नहीं, कई चीजों में बेहतरीन थे ये एक स्कल्पटर थे, यानी कि जो मूर्तियां नहीं बनाते हैं, मूर्तिकार उसे कहा जाता है। आर्किटेक्ट थे, यानी जो घर का पूरा जो घर वर बनाते हैं, जो डिजाइन वगैरह देते हैं, वो आर्किटेक्ट कहलाते हैं। इंजीनियर सबको पता है, एंड पाइनियर ऑफ मेनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स, और साइंटिफिक अचीवमेंट्स में एक पाइनियर थे, यानी इनके जैसे जाने जाने वाले बहुत कम लोग मिले हैं। He was a genius whose many-sided talent has seldom, if ever, been matched in the history of the world. ये जीनियस थे, ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे लियोनार्डो दा विंसी। ऑल्सो इनके पास बहुत सारे टैलेंट्स थे, एक चीज में अच्छे नहीं थे, ये हर चीज जो उन्होंने की उसमें अच्छे थे। और ये सेल्डम यानी रेयरली, कभी कभार, इफ एवर बीन मैच इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कभी मुश्किल से शायद ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसा आया होगा जिसका टैलेंट मैच किया जा सकता है विद लियोनार्डो दा विंची। सो ये इतने ज्यादा फाइन आर्टिस्ट थे, इतने ज्यादा जीनियस थे, वो बताया गया है। When Leonardo was 18, his father, who was a lawyer, sent him to Florence to study painting under an artist named Verrocchio. अब हुआ क्या, लियोनार्डो जी जब 18 साल के थे, इनकी उम्र 18 थी, तब इनके पिताजी जो कि एक लॉयर थे, एक वकील थे, उन्होंने इनको फ्लोरेंस नाम की जगह पे भेज दिया, जहां पर ये वेरोशियो नाम के आर्टिस्ट के अंदर पेंटिंग सीखने के लिए गए थे। तो ये पेंटिंग सीखने कहाँ गए थे? फ्लोरेंस। Here he learned to make his own paints, prepare canvas, mix oils and to generally assist his master. यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, कैनवस कैसे बनाते हैं, खुद के कलर्स कैसे बनाए जाते हैं, पेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑयल्स वगैरह कैसे मिक्स करते हैं जो पेंटिंग में यूज किया जाता है, और ये असिस्ट करते थे अपने मास्टर, यानी जिनसे सीखने गए थे उनको हेल्प करते थे, उनसे चीजें सीख रहे थे। He soon became a proficient painter, और इस तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन बखूब पेंटर बन चुके थे, after learning all the things. He had a vivid imagination and great love of beauty. It was not like he was spoon-feeded or he was just taught and that only he grasped. ऐसा नहीं था कि इनको सब कुछ सिखाया गया था कि हाँ बेटा ऐसे से करो और वही वही चीजें आती थी उनको, बल्कि उनका खुद का इमेजिनेशन एक अदर लेवल पे था। ही वॉज अ विविड इमेजिनेशन, यानी कि ही हैड विविड इमेजिनेशन, इट मीन्स बहुत ही डिटेल्ड इमेजिनेशन, बहुत ही वाइड इमेजिनेशन था इनका। एंड डेफिनेटली ही हैड अ ग्रेट लव ऑफ ब्यूटी, यानी कैसे खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते ना, खूबसूरती होती क्या है वो इनके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे से था टैलेंट, एंड दैट इज हाउ ये बहुत ही बढ़िया पेंटर के नाम से मशहूर हुए। क्लियर? ओके। लियोनार्डो सून बिकेम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, और फाइनली अब ये किसी और के साथ काम नहीं कर रहे थे, ये खुद में एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन चुके थे। ही यूज्ड द बैकयार्ड ऑफ ए स्मॉल हाउस एज अ स्टूडियो वेयर ही स्पेंट मेनी आवर्स स्केचिंग मॉडल्स इन वेरियस पॉजेस। अब होता क्या है ना, देखो पोजेस, अभी ऐसा होता है कि जब आप पेंटिंग वगैरह करते हो, अगर आपको सच में पसंद है स्केच वगैरह करना, तो आप लोगों को पता होगा जो स्केच करते हैं कि भाई हेड बनाना ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक आंखें, नाक, मुंह, उस तरीके से बनाना कि वो बिल्कुल रियल लगे पर्सन जैसा, उसको प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो, आप किसी का चेहरा ड्रॉ कर सकते हो, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एक अच्छे आर्टिस्ट कहला सकते हो, राइट। सो वही चीज़ इन्होंने की, इन्होंने अपने घर का जो पीछे का एरिया है, जो बैकयार्ड है, उसको एक
स्टूडियो की तरह यूज करना चालू कर दिया, जो उनका पेंटिंग स्टूडियो रहेगा, और वहां ये पूरे घंटों भर बैठे रहते थे और स्केचिंग प्रैक्टिस करते थे मॉडल्स की, यानी चेहरे बनाना, डिफरेंट पोजेस में जो मॉडल्स होते हैं उनका पेंटिंग बनाना, वो सब चीजें इन्होंने प्रैक्टिस करना चालू किया. He practiced endlessly to perfect his drawings of the human hair, hands and body. और ये बहुत टाइम इन्होंने प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा एंडलेसली, मतलब लगातार प्रैक्टिस करते रहे. क्या ड्रॉ करने के लिए? ह्यूमन हेड, जो इंसानों का चेहरा होता है, हैंड्स, बॉडी, क्योंकि वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आर्ट चाहिए होता है. एट द सेम टाइम ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. अब जब ये पेंटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तब ये आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट ले रहे थे और स्कल्पचर करने में, यानी कि मूर्ति बनाने में भी इंटरेस्ट ले रहे थे. तो ऐसा नहीं था सिर्फ एक चीज करनी है, ये मल्टीपल चीजें करते थे और उसमें सब में अपना बेस्ट देते थे. At that time, Florence was the center of Italian culture. और उस वक्त फ्लोरेंस जो है वो इटालियन कल्चर के लिए जाना जाता था. A noble known as Lorenzo the Magnificent, who took a lively interest in arts and crafts, became Leonardo's patron and benefactor. अब हुआ क्या कि एक पर्सन थे लॉरेंजो, बहुत जाने जाते थे, ये बहुत काइंड पर्सन थे, मदद करते थे लोगों की. तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेने लगे थे आर्ट्स में, क्राफ्ट में, पेंटिंग एंड एवरीथिंग में, और इन्होंने लियोनार्डो का पेट्रन और बेनिफैक्टर होने का रोल निभाया. व्हाट आर पेट्रन्स और बेनिफैक्टर्स? पीपल जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो किसी और के आर्ट में, जो किसी और की इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें. लाइक अगर होता है ना, कुछ लोगों में टैलेंट होता है बट पैसा नहीं होता, तो कोई और आके अगर पैसा लगा देता है तो फिर ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, राइट. तो ऐसे लियोनार्डो के इसमें पैसा लगाने का काम किसने किया? लॉरेंजो ने. क्लियर? He helped him to become well known in art circles. और इस तरीके से उन्होंने मदद की फाइनेंशियली कि जो हमारे जाने माने जो पेंटर हैं लियोनार्डो, वो फिर बहुत फेमस हो गए आर्ट सर्कल में. तो डेफिनेटली लॉरेंजो का बहुत ज़्यादा रोल था उसमें. क्लियर? ओके. Leonardo was the first artist to fully appreciate the beauty of nature and the effect of light and shade. Definitely उस टाइम पे लियोनार्डो जो है वो पहले आर्टिस्ट थे जिसने पूरी तरीके से जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी खूबसूरती और जो लाइट है, शेड है, जो मतलब छाया है, उन सब का इंपॉर्टेंस बताया और उसको बहुत अच्छे से यूज किया इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में. He refused to follow old traditional rules and patterns and used his imagination and originality to create a new school of painting. Definitely वो जो पुराने रूल्स चल रहे थे कि आप इसी तरीके से पेंटिंग कर सकते हो, यही पैटर्न यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें इन्होंने नहीं मानी. इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि जो रूल्स हैं मैं वो फॉलो नहीं करूंगा. उन्होंने खुद का इमेजिनेशन, एक ओरिजिनलिटी, कि उनका खुद का क्रिएशन यूज किया और इस तरीके से उन्होंने एक नया स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट किया. He however did not stop there. बट ये यहाँ पर रुके नहीं कि मैंने सब अचीव कर लिया पेंटिंग में, नहीं. He had an unquenchable thirst for knowledge. थर्स्ट होता है प्यास, क्वेंचेबल होती है जो प्यास बुझ सकती है, अनक्वेंचेबल जो कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती. तो इनको ज्ञान की कभी ना बुझने वाली प्यास थी, यानी कि ये कितना भी नॉलेज गेन कर ले ये कभी संतुष्ट नहीं होते थे. इनको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का रहता ही था. He not only studied the human body but also animal anatomy, ophthalmics, the laws of muscular movements and botany. यानी कि उनने पेंटिंग में तो महारत हासिल की ही, आर्किटेक्चर में भी महारत हासिल की, स्कल्पचर भी कर लिया भाई, सब कुछ सीख लिया, बट उसके अलावा भी इन्होंने नए रूल्स, नई क्रिएटिविटी दिखाई. इन एडिशन टू दिस, जब उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था पेंटिंग फील्ड में, अब बारी आती है उनकी अपने नॉलेज को और बढ़ाने की. तो उन्होंने देखो क्या क्या पढ़ा. उन्होंने ह्यूमन बॉडी पढ़ी, ठीक है, उन्होंने एनिमल एनाटॉमी पढ़ी, जानवरों के बारे में भी पढ़ा. उन्होंने एनाटॉमी तो भैया सब हो जाता है, लाइक पूरा अंदरूनी, सिर्फ भारी भारी नहीं, जानवरों की पूरी अंदर टिश्यू इशू एवरीथिंग. ऑप्थैल्मिक्स होता है द साइंस ऑफ द आईज, ठीक है, तभी आप डॉक्टर जो होता है आंखों का उसको ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हो, ठीक है. द लॉज ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स, जो मस्कुलर मूवमेंट्स होती है उसके क्या लॉज हैं, और बॉटनी यानी पेड़ पौधों की भी पढ़ाई कर ली थी इन्होंने. तो इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा. ही वॉज अ पाइनियर इन दीज साइंसेज. और डेफिनेटली इसमें ये अनमैचेबल थे, मतलब रेयर होते हैं ना कुछ लोग जो उनका परफेक्ट मैच ही नहीं होता, वैसा वो थे वो साइंस की फील्ड में. हिज इंक्वायरिंग माइंड and desire to know the laws which govern everyday occurrences like the movement of waves and tides opened up many fields of interest. और इनका जो दिमाग था ना वो इंक्वायरिंग माइंड था, यानी इनके दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस होते थे कि यार ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये इसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना. और उनको हमेशा इच्छा होती थी, डिजायर होता था टू नो द लॉज,
जो वो कानून जानना चाहते थे, लॉज जानना चाहते थे, विच गवर्न एवरीडे ऑकरेंसेस, कि भैया जो रोज चीजें होती हैं वो क्यों होती हैं, कैसे होती है, उस सबके बारे में जानने का इनको बहुत ज्यादा मन था। लाइक द मूवमेंट्स ऑफ वेव्स एंड टाइड्स, कि भैया जो वेव्स होती है, लहरें होती हैं, जो टाइड्स होती हैं, उनकी क्यों मूवमेंट होती है, कैसे होती है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ये सब क्या होता है, वो सब जानने का इनको बहुत ज्यादा इच्छा था। ओपनड अप मेनी फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट, और इस तरीके से कई फील्ड्स थी जो इनके लिए ओपन अप हो गए और सब कुछ उन्होंने पढ़ा। तो आप देख सकते हो कि भैया इस इंसान ने एक चीज नहीं बल्कि कितनी चीजों में काम किया है, अपना बेस्ट दिया, और इसीलिए कहते हैं कि मल्टीटास्किंग करना ना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब एक साथ आप 4-5 चीजें अगर कर लेते हो तो आपका ना ब्रेन बहुत जल्दी काम करता है, बहुत तेज दौड़ता है, एंड दैट इज समथिंग जो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। क्लियर? ओके। लियोनार्डो हैड नॉट फॉरगॉटन हिज लव ऑफ म्यूजिक। एक और चीज कि लियोनार्डो दा विंची को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने अपना जो एक प्यार था ना म्यूजिक को लेकर वो कभी नहीं भूले। ही मेड अ न्यू काइंड ऑफ ल्यूट ऑफ सिल्वर विच हैड अ मच स्वीटर साउंड देन द ल्यूट्स विच वर इन यूज एट दैट टाइम। तो ल्यूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहिए तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको इमेज दिख जाएगी। तो इन्होंने एक अलग टाइप का ल्यूट ऑफ सिल्वर बनाया, सिल्वर का ल्यूट बनाया ना, चांदी का, मतलब नॉर्मली जो ल्यूट होते तो वो नहीं बजाए, इन्होंने खुद का बनाया, जो कि ज्यादा मीठी आवाज देता था एज कम्पेयर टू जो ल्यूट्स वहां यूज होते थे। मतलब इतने ज्यादा स्मार्ट थे ये कि जो है सिर्फ उसी को फॉलो करना है, नहीं, उन्होंने कुछ अलग किया, क्रिएटिव किया। ही लव टू इम्प्रोवाइज और इन्वेंट न्यू ट्यून्स ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। व्हाट इज स्पर ऑफ द मोमेंट? उसी वक्त, इम्पल्सिव, जो अभी थोड़ी देर पहले इम्पल्सिव की बात की थी ना हमने, वैसे ही। ठीक है, सो ये इनको बहुत मजा आता था इम्प्रोवाइज करना, चेंजेस करना, अपनी खुद की ट्यून्स बनाना, वो भी उसी वक्त, इम्पल्सिवली। ही हैड एन अमेजिंग एबिलिटी टू डू थिंग्स इन न्यू ओरिजिनल वेज, एंड डेफिनेटली चीजों को फॉलो करके वही पुराना पुराना करने से ज्यादा अच्छा इनके अंदर एक क्वालिटी था, वो था कुछ नया करने का, कुछ ओरिजिनल लाने का, और ये उनकी बहुत खूबसूरत एबिलिटी थी। ही ऑल्सो लाइक टू परफेक्ट व्हाटएवर ही डिड, एंड यस, जो भी वो करते थे उसको परफेक्ट करना है, ये भी इनकी क्वालिटी थी। ठीक है, सो ये सब है लियोनार्डो दा विंची के बारे में। बहुत वेल नोन पर्सन है, आपका ज्ञान भी बढ़ा है, जनरल नॉलेज भी बढ़ा है, साथ ही साथ पता चल रहा होगा आपको कि देखिए इनमें कितने टैलेंट्स थे, इन्होंने कितनी मेहनत की हर एक चीज पे। सिर्फ एक चीज मिल जाने से खुश नहीं हो गए, इन्होंने और भी क्रिएटिविटी दिखाई। डन? ओके, चलिए। सो अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। आई होप सारे वर्ड्स भी क्लियर है, मैंने सब बता दिया आपको। सो लियोनार्डो दा विंची वाज अ मेनी साइडेड टैलेंटेड पर्सन whose genius can blank be matched in the history of the world, whose genius can never be matched, often be matched, rarely be matched, always be matched। देखिए अब ये लाइन पे हम जाते हैं जहां एक शब्द मिलेगा आपको, आई थिंक ये वर्ड स्टार्टिंग में है या नहीं, यस यस यस, ये रहा। He was a genius whose many-sided talents has seldom, if ever, been matched in the history of the world। मैंने आपको बताया ना, seldom का मतलब होता है बहुत लाइक कम, बहुत ही मुश्किल से कभी। ठीक है, कभी कभी। सो कभी कभी वाला मुश्किल से वर्ड कौन सा है? नेवर, कभी भी नहीं। ऑफन, अक्सर। रेयरली, कभी कभी। ऑलवेज, हमेशा। तो ऑलवेज तो था नहीं, नेवर भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ नहीं है। ऑफन मतलब बहुत ज्यादातर, और रेयरली बहुत कम, तो बहुत कम इज द आंसर। सेल्डम है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का मीनिंग वाला वर्ड। क्लियर? ओके, चलिए 12th पे आते हैं। When Leonardo practiced painting, he took interest in blank also। तो जब वो पेंटिंग कर रहे थे प्रैक्टिस, तब उन्होंने किस किस चीज में इंटरेस्ट लिया? आ जाते हैं पैसेज में, आपको मैं दिखा देती हूँ आंसर। यस, जब ये पेंटिंग का कर रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिस एंडलेसली टू परफेक्ट द ह्यूमन हेड, हैंड्स एंड बॉडी, एट द सेम टाइम ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ठीक है, तो ये जहां पे भी आपको आंसर मिल जाए उसे टिक कर दीजिए। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, इंजीनियरिंग एंड एनिमल एनाटमी, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ऑप्थैल्मिक्स। क्योंकि ना इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि सारी चीजें दी हुई हैं पैसेज में, बट इस मोमेंट पे बोला है पेंटिंग के टाइम पे। पेंटिंग हुआ, देन आर्किटेक्चर स्कल्पचर में इंटरेस्ट लिया, उसके बाद जब पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छे से, मतलब नए नए क्रिएटिव वे स्टार्ट कर लिए उन्होंने, फिर इंजीनियरिंग, एनिमल एनाटमी, इन सब में इंटरेस्ट लेने लगे। क्लियर? ओके, 13 पे आते हैं। इन वॉट वे वॉज लियोनार्डो अ रिबेल? रिबेल का मतलब होता है जो मतलब बिल्कुल अलग, क्या बोलते हैं उसको, एकदम से ना युद्ध में आ जाता है ना, सॉर्ट ऑफ लाइक जो भी चीज है उसको बिल्कुल मना कर देता है कि भैया ये नहीं करनी मेरे को। ठीक है, तो रिबेल थे ये। ही वॉज द फर्स्ट टू अप्रिशिएट द नेचर, क्योंकि वो पहले थे जिसने प्रकृति को अप्रिशिएट किया। बिकॉज ही रिफ्यूज टू फॉलो ओल्ड ट्रेडिशनल रूल्स। रिबेल का मतलब ही होता है टू रिफ्यूज टू फॉलो समथिंग, तो रिफ्यूज टू फॉलो ओल्ड ट्रेडिशंस एंड रूल्स। डेफिनेटली ही हैड एन अनक्वेंचेबल थर्स्ट, क्योंकि उनमें एक ज्ञान पाने की ना कभी ना बुझने वाली आशा थी। एंड ही मेड अ न्यू काइंड ऑफ ल्यूट। तो ये तो उनका क्रिएटिविटी बताता है, ये एक अच्छी एबिलिटी है। एंड रिबेल वाली बात ये है कि जो है उसको फॉलो करते थे वो। सो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। तो रिबेल का मतलब पता होगा तो डेफिनेटली सही आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर? ओके, 14 पे आते हैं। इन विच सब्जेक्ट्स वाज ही अ पाइनियर? कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो पाइनियर थे?
Sciences of animal body, botany, laws of muscular movements, ophthalmics, science of making new tunes, arts of waves and tides, none of these. तो आपको बोला है pioneers in the science, जो भी चीजें बोली है, प्रूफ चाहिए तो पहले देख ले होते पैसेज में, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे. यस, ही वॉज अ पाइनियर इन दीज साइंसेज मतलब ये रहा एनिमल एनाटमी, ऑप्थाल्मिक्स, लॉज ऑफ मस्कुलर मोमेंट्स एंड बॉटनी. ठीक है, तो सिर्फ यही चीज़ें हैं, बाकी टाइड्स वाइड्स वाली बातें अलग आ जाती हैं. और जो नेक्स्ट दिया हुआ है आपको ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला, यस न्यू ट्यून्स वाला, वो अलग है. ठीक है, सो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, साइंसेज ऑफ एनिमल बॉडी, बॉटनी, लॉज ऑफ मस्कुलर मोमेंट्स एंड ऑप्थाल्मिक्स. इजी, ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. 15 है, which word in the passage means a person who gives money or other help to an artist. Now this is something जो आपको नहीं पता होगा तो it could be maybe it can lead to a problem, but लॉरेंजो तो दिख गया है, नाम है. ठीक है, पाइनियर पता होना चाहिए आपको, लाइक द बेस्ट. नोबल भी पैसे नहीं देता है, बट आपको लग सकता है शायद नोबल डीड है, तो क्या पता, तो कंफ्यूजिंग तो है आपके लिए. बट मैंने आपको पहले बताया आंसर है ऑप्शन बी, बेनिफैक्टर. जो लॉरेंजो थे, इन्होंने पैसे में पैसे लगाए उनके आर्ट में, और इससे वो बहुत ज़्यादा वेल नोन बन गए थे इन दी आर्ट सर्कल. ईजी, ओके. अब हम आएंगे दूसरे टाइप के प्रश्न पे, जो होगी कविता. ठीक है, बहुत ही इजी है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट क्वेश्चंस आप आई होप अटेम्प्ट कर पाए. सो रीड द फॉलोइंग पोम्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यानी आपको जो पोम दी हुई है, प्लीज कृपया करके उसे पढ़ें और उसके क्वेश्चंस को आंसर दें. अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, आपको ऐसे ही दी गई है सैम्पल्स में, इसीलिए वही चीज़ ध्यान में रख के आपको प्रैक्टिस करना है. तो सिर्फ पैसेज नहीं, पोम भी आने वाली है. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एज मेनी पोम्स एज यू कैन. जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे अभी हम पोम खत्म करेंगे ना, तो आपको यहाँ ऑथर का नाम दिखेगा, जानवरी गिल ओनील. ठीक है, तो ये नाम आपने टाइप करना है, और आपको ना इनकी जितनी कविता है कोशिश करनी जिसका एक्सप्लेनेशन हो इंटरनेट पे, वो पढ़ो, है ना. वैसे ही आपको कहीं और, मतलब आप पोइट्स के नाम सर्च कर लीजिए, आप उनकी कविताएं देख लीजिए, जिससे आपको सारी कविताएं क्लियर हो जाएं और आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करें. ऑल्सो कई कविताएं हैं, बहुत बड़ी गिनती है, तो सबके सब पढ़ना तो कम बिल्कुल पॉसिबल नहीं. आपके पास अदर सब्जेक्ट्स भी हैं टू वर्क ऑन, बट फिर भी कोशिश करो कि एक दिन में अगर 2-3 कविताएं पढ़ लो, समझ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे तो आपके लिए ही मददगार होगा. डन, ओके. चलिए, पोम का नाम है अर्ली मेमोरी, यानी पुरानी मेमोरी है जिसकी बात हो रही है. आई रिमेंबर पिकिंग अप अ फिस्टफुल ऑफ सैंड. पोइट यहाँ पे कह रही हैं कि मुझे याद है कि मैंने एक बार फिस्टफुल, फिस्ट क्या होता है, मुट्ठी, ये होता है फिस्ट. ठीक है, तो फिस्टफुल यानी मुट्ठी भर. ठीक है, तो इनको याद आता है कि इन्होंने एक बार मुट्ठी भर मिट्टी पकड़ी थी, रेत पकड़ी थी. स्मूथ क्रिस्टल्स, उसके बहुत ही स्मूथ से दाने थे. लाइक आवर ग्लास सैंड. आवर ग्लास पता है आपको, ऐसे तरीके के जो होते हैं, ऐसे नहीं होता, जो सैंड होती है इसमें फिर उल्टा करते हो, इसे आवर ग्लास कहते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसी जैसी मिट्टी होती है ना आवर ग्लास की, वैसी ही मिट्टी के क्रिस्टल्स थे, स्मूथ क्रिस्टल्स थे. एंड थ्रोइंग इट इनटू द आईज ऑफ अ बॉय. है व्हाट, इन पोइट ने क्या किया, मुट्ठी भर रेत पकड़ी जो स्मूथ क्रिस्टल्स थे, और वो उठा के एक लड़के की आंख में ढाल दिया. जॉनी और डैनी और केविन, ही वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट. इनको नाम भी याद नहीं है उसका, या तो वो लड़के का नाम जॉनी था या डैनी था या केविन था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका नाम याद नहीं है इनको. आई वॉज 5. पोइटस ने जब ये किया तब उनकी उम्र थी 5 साल. एंड आई न्यू ही वुड क्राई. और उनको पता था कि मैं जैसे ही रेत फेंकूंगी उसकी आंख में, वो रोएगा. आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट इट. और उनको सब कुछ याद है, भले वो तब 5 साल की थी, बट उनको सब कुछ याद है उस दिन क्या हुआ था. द सैंडबॉक्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम एट सिंड्रेला डे केयर मिस ली. तो ये जो जगह है वो था एक डे केयर सेंटर. ठीक है, डे केयर सेंटर पे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं ताकि उनकी देखभाल हो, अगर वो वर्किंग वगैरह होते हैं पेरेंट्स. तो ये जो सैंड बॉक्स है उनको सब याद है, जो कॉर्नर में था ऑफ द रूम. और रूम कहाँ का है, उस डे केयर सेंटर का, जिसका नाम है सिंड्रेला डे केयर. ठीक है, और वहां पर एक पर्सन है मिस ली. मिस ली में भी वहां की ध्यान रखने वाली होंगी बच्चों की, तो मिस ली की बात की गई है. हु रैन ओवर आफ्टर द बॉय वेल्ड फॉर हिज मदर. और वो एकदम से भागी जैसे ही जो बच्चा है वो अपनी मम्मी के लिए रोने लगा. वेल्ड करना मतलब रोना, क्राइम. ठीक है, तो उस बच्चे की आंख में, ये 5 साल की है तो बच्चा भी शायद 5 साल का हो, उसकी आंखों में उसने रेत डाली है तो बहुत जोर से रोने लगा अपनी मम्मी के लिए. हर स्टन लुक एज द वर्ड्स नो स्नैक फॉर्म्ड ऑन हर लिप्स. और उनका जो लुक था ना वो बड़ा स्टर्न सा
था, ऐसे देख रही थी वो, और वो ऐसा था जैसे कि इनको स्नैक्स नहीं मिलेंगे, आज खाने को नहीं मिलेगा, उस तरीके का वो बोलना चाह रही हो, ऐसा उनका चेहरा दिख रहा था। My hands with their gritty half-mooned fingernails are hid in the pockets of my blue white dress. तो इन्होंने जो कपड़े पहने थे वो ब्लू और व्हाइट कलर के थे, नीले सफेद कलर की इनकी ड्रेस थी, और उस पॉकेट में इनके हाथ थे, वो हाथ जिसमें पूरी मिट्टी लगी हुई थी, ग्रिटी थे, पूरा जो मिट्टी मिट्टी है वो लगा हुआ था, एंड हाफ मून्ड फिंगर नेल्स। अब जो नेल्स होते हैं ना, अभी मेरे इसमें नेल पॉलिश लगा हुआ है सो आई कांट शो यू, बट ना यहाँ वाले एरिया में से हाफ मून बना होता है, लाइक ये जो नेल है यहाँ पर एक छोटा सा वाइट कलर का पोर्शन बना होता है फिंगर पे, ठीक है, तो ये जो नेल है सो ये कहलाता है हाफ मून की, आधा चांद टाइप का बना, जो डेफिशिएंसी की वजह से होता है लोगों में, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हाफ मून फिंगर नेल्स, जो कि पोइटस के थे। हाउ शी फाउंड देम एंड अनकर्ल्ड स्मॉल सैंडी फिस्ट, और उनको पता चल गया, भले ही उसने पॉकेट में हाथ डाले हुए थे पोइटस ने, फिर भी उनको पता चल गया मिस ली को कि इस बच्ची के ही हाथ है, और वो निकाले और अनकर्ल यानी कि खुलवाया तो उसमें पूरी मिट्टी मिट्टी थी। देयर मस्ट हैव बीन सच रेज इन मी टू गिव सच पेन टू अनदर पर्सन, और पोइटस सोच रही है कि मेरे में उस वक्त मतलब कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने बस जबरदस्ती रेत उठाई उस बच्चे के आंख में डाल दी, तो ये सोच रही है कि उस वक्त मेरे अंदर कितना गुस्सा रहा होगा, कितना रेज रहा होगा कि मैंने किसी को इतना ज्यादा पेन दिया, आंखों में रेत चले जाना उस बच्चे के लिए बड़ा पेनफुल होगा। दिस आफ्टरनून, अब वो आगे की कहानी बता रही, ठीक है, ये पुरानी मेमोरी थी, अब आज की बात कर रही है वो, मतलब जब उन्होंने लिखा, दिस आफ्टरनून, आज की दोपहर को, आई सॉ अ मैन पुल अ गोल्ड चेन ऑफ द नेक ऑफ अ वुमन एज शी क्रॉस द स्ट्रीट। पोइटस ने देखा कि एक पर्सन ने क्या किया ना, एक लेडी की गोल्ड की चेन निकाल के वो चला गया, और वो लेडी जब रास्ते पे चल रही थी, शी क्राइड आउट विद अ साउंड दैट ब्लीच्ड मी, और वो लेडी बहुत तेज चिल्लाने लगी, रोने लगी, जिस आवाज को सुनकर, ब्लीच का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग क्यों करते हैं, वो व्हाइट व्हाइट कहते हैं, चेहरा हो जाता है, राइट, तो यहाँ व्हाइट की बात हो रही है, यानी कि रंग उतर गया पूरा पोइटस का, जैसे ही उन्होंने उस लेडी को चिल्लाते हुए रोते हुए सुना। आई वॉकड ऑन अनेबल टू हेल्प, और ये सीधे सीधे चलने लगी क्योंकि ये मदद नहीं कर सकती थी, वो कहाँ से जाके उसको पकड़ती जो गोल्ड चेन लेके चला गया था। नोइंग दैट फायर इन चाइल्डहुड क्लेंच्ड डीप इन माई पॉकेट्स ऑल द वे होम, और ये सीधे चलने लगी क्योंकि ये हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको एकदम से याद आ गया कि उनके अंदर जो एक रेज था, जो फायर था जब ये छोटी थी, और इन्होंने अपनी जो मुट्ठी है वो एकदम से बंद की हुई थी पॉकेट्स में ऑल द वे हो, ठीक है, तो ये उनकी कविता है जहां वो अपनी एक मेमोरी शेयर कर रही हैं कि कोई मतलब नहीं था, फिर भी वो गुस्सा था उनके अंदर, जिस वजह से उन्होंने इस बच्चे की आंख में धूल झोंक दी। दैट्स इट, क्लियर, ओके। लिखा किसने, जानवरी गिल ओनेल, जिसकी हम पहली बात कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। 16 कहता है, द थ्रोइंग ऑफ सैंड इनटू द आईज ऑफ अ बॉय शोज दैट नरेटर वाज, ये जो था कि उस पोइटस ने उस बच्चे के आंख में धूल झोंक दी थी, तो उससे क्या पता चलता है कि नरेटर क्या थी, वॉज रेज्ड, वॉज सेल्फ सेंटर्ड, वॉज हैप्पी, ऑल ऑफ दीज। रेज्ड बताया ही है, गुस्से में, सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था कि मैं अपने लिए कर रही हूँ या क्या, हैप्पी खुश थी, ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ रेज्ड इज द आंसर बिकॉज वही चीज है जो आपकी पोएम में भी दी गई है, तो कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, द सैंड लुक्ड लाइक, ये जो मिट्टी थी वो किसकी तरह दिख रही थी, द सैंड लुक्ड लाइक द आवर ग्लास, वेरी स्मूथ एंड रफ, ब्यूटिफुल एंड स्मूथ, स्मूथ क्रिस्टल्स। देखो आपका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन होगा आवर ग्लास पे टिक करने का, सैंड आवर ग्लास जैसी नहीं दिख रही थी, आवर ग्लास की सैंड जैसी थी, ठीक है, तो वो आवर ग्लास नहीं, उसके अंदर की मिट्टी जैसी थी, तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं, गलत है। नेक्स्ट आते हैं वेरी स्मूथ एंड रफ, नहीं सिर्फ स्मूथ क्रिस्टल्स बोला है तो रफ नहीं आएगा। ब्यूटीफुल एंड स्मूथ, खूबसूरत रेत थी, ये तो बताया नहीं है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी, स्मूथ क्रिस्टल्स थे उस सैंड के। तो प्लीज सोच समझ के टिक किया करो कि क्या वही बोला गया है पोएम में, अदरवाइज यहाँ चलो अच्छी बात है स्मूथ क्रिस्टल्स दे दिया, इसको कुछ और बना के दे देते तो आप तो आवर ग्लास को ही टिक कर देते, ठीक है। चलो 18th पे आते हैं। Which childhood incident does the poet remember? उनको क्या याद है? The poet remembers the childhood incident when she was caught with her sandy hands, जब उसके हाथ में रेत लगी थी और उससे वो पकड़ी गई। When she uncurled small sandy fish, जब उन्होंने अपनी जो मुट्ठी है छोटी छोटी जिसमें मिट्टी लगी हुई है उसको अनकर्ल किया, खोला। Saw a crying child, उन्होंने एक रोते हुए बच्चे को देखा। When she threw sand in the eyes of a boy in childhood, जब उन्होंने एक बच्चे की आंखों में धूल, ये जो धूल नहीं रेत डाल दी थी, ठीक है, तो वही चीज उन्होंने बताई है, तो ऑप्शन डी है आपका आंसर। जो याद कर रही हैं कौन, ऑथर, ऑथर नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे पोइटस, क्लियर, ओके। 19th है, द इंसिडेंट टुक प्लेस ब्लैंक, ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सिंड्रेला डे केयर पर, है ना। सो एट पोइट्स हाउस, एट अ डे केयर सेंटर, इन द मार्केट, व्हेन अ वुमन क्रॉस द रोड। ये जो मेमोरी है ना, इसके पहले वाला प्रश्न उससे लिंक्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सो वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट अ डे केयर सेंटर, इजी है, राइट, ओके। 20th पे आते हैं। द स्टर्न लुक ऑफ मिस ली,
ये जो ऐसे वो देख रही थी उसका क्या था, हैड नो इफेक्ट ऑन द पोएट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब ये छोटी थी इनको कोई फर्क पड़ा नहीं पोएटिस को, सीम दैट शी वुड बीट द पोएट, पोएट को ऐसे लगा कि वो उसको पीटेंगी मारेंगी, वाज टू कॉल द मदर ऑफ द चाइल्ड, वो स्टर्न लुक इसलिए था क्योंकि वो बच्चे की मम्मी को फोन करने वाली थी, वाज रिवेटेड ऑन द सैंड इन द आईज ऑफ द अदर चाइल्ड, कि मतलब वो जैसे उन्होंने देखा कि उसके हाथ में इतनी धूल है तो वो चिढ़ गई, है ना। सो आंसर क्या है कि पोएटस को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सब तीनों चीजें तो बताई भी नहीं है, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि ये जो लुक है मिस ली का, क्योंकि छोटी थी पोएटस उस वक्त उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई असर पड़ा नहीं, बट लेटर ऑन उनको ये सब कुछ याद आ रहा है। डन, ओके। 21 है, फाइंड वर्ड विद मीनिंग सिमिलर टू व्हाइटन फ्रॉम द पोएम। अभी मैंने बताया था व्हाइट हो जाता है, वो ब्लीच वाला वर्ड है। सो अनकर्ल्ड तो मुट्ठी खोलना है यहाँ पर, ठीक है। ब्लीच्ड है व्हाइटन, हाफ मून मैंने बता दिया, वो जो हाफ मून बना होता है, आप लोग अपने नेल्स जरूर चेक कर रहे होंगे जब मैंने बताया तो, और क्लेंच्ड मतलब बंद, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है आपका, आंसर हो जाता है ब्लीच्ड, जो व्हाइटन की बात करता है। डन, ओके। अब आते हैं 22 पे, फॉर द पोएट द नेम ऑफ द चाइल्ड वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट एज, पोइट के लिए उस बच्चे का नाम क्या है, वो डैनी वैनी जो भी, उनको याद तक नहीं है, ऐसा क्यों। शी न्यू ही वुड क्राई, क्योंकि उनको पता था वो बच्चा रोएगा ही, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका नाम क्या है। शी वॉज अ मिस्चीवियस बॉय, क्योंकि शी वॉज, देखो कितना गलत दिया हुआ है यहाँ पे, शी वॉज थोड़ी होता है, ही वॉज होता है, राइट, बट ये सैम्पल में दिया हुआ है तो वही लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर बच्चा था। शी वॉज वेरी यंग, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा यंग था। शी न्यू मिस ली वुड सेव हिम, कि क्योंकि वो उनको पता था कि मिस ली उनको बचा लेगी, तो ये सही है, पोएटिस के लिए लिखा हुआ है, बट शी न्यू दैट ही वॉज अ मिस्चीवियस बॉय, ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। सो पोएट के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि वो रोएगा, उन्हें पता था कि वो मस्तीखोर बच्चा है, उन्हें पता था कि वो बहुत छोटा बच्चा है, या उन्हें पता था कि मिस ली उन्हें बचा लेगी, तो आंसर क्या है कि वो रोएगा, क्योंकि वही चीज बताई है आपकी पोएम में। डन, सो आई होप अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए और पोएम भी क्लियर हो गई है। ऑलराइट, ओके। सो इस तरीके से वी आर डन विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टोटली बिगनर लेवल। यस, ये बिगनर लेवल है, सो इमेजिन कितने सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको इन इंटरमीडिएट एंड अचीवर्स। सो मेक श्योर दैट यू जस्ट स्टे रेडी फॉर देम एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। प्लीज काइंडली रीड अ लॉट ऑफ पैसेजेस एंड पोएम्स एज मच एज यू कैन, सो दैट ये सारे टॉपिक्स आप बखूबी तरीके से प्रैक्टिस कर सको। इतना प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर अगर एग्जाम में कुछ चीज़ों की वजह से, गलतियों की वजह से, लापरवाहियों की वजह से अगर आप रह गए तो बहुत दुख होगा, राइट। सो अभी से बहुत जी जान लगा दो, यू हैव टू रॉक इन ओलंपियाड एग्जाम। रन, ओके। सो वी आर डन विद द टॉपिक, बट नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द वेबसाइट, कि कैसे बाकी के कोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे बाकी की वीडियोस देखते हैं, हाउ डू वी वॉच स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी ओलंपियाड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट खोलोगे आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑल द कोर्सेज दैट यू गेट अगेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, taught by top notch quality of teachers and with the top notch content, और वो कोर्सेज हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो आपको मिलता है इंग्लिश मीडियम का पूरा करिकुलम, यू गेट हिंदी मीडियम का करिकुलम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो मैंने वर्ड ऑफ द डे बताया इसी में मिल जाएगा आपको, एनटीएससी ओलंपियाड जो आप ऑलरेडी जानते हैं, और बाकी के कॉम्पिटिटिव जिनके लिए आप आगे जाके प्रिपेयर करने वाले हो सब कुछ अवेलेबल है, लाइक IIT JEE नीट यूपीएससी जैक कैब SSC अदर एग्जामिनेशंस बैंक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जाके बस क्लिक करके एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। फॉर एन इंस्टेंस अगर आपको पढ़ना है ओलंपियाड राइट नाउ, सो जस्ट क्लिक ऑन ओलंपियाड, यू गेट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ओलंपियाड्स एंड क्लिक ऑन द वन जो पढ़ना है। सपोज यू वांट टू स्टडी क्लास 10th का IEO, क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो देखना है। सपोज यू वांट टू वॉच syllabus overview, just for an example, click karo, you will get the video in front of you. So this is how it is easy to understand or get to know about the courses and the videos that are available on Magnet Brains. So please do go and visit magnetbrains.com. Done? Okay. Also for the ones जो पहली बार आ रहे हैं, first of all welcome. Second of all, you don't have to worry about कब आता है video and everything because एक proper scheduled design है. So आपको हर Monday, Tuesday, Wednesday ठीक सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ओलंपियाड की वीडियोस मिल जाते हैं। 10 बजे IEO, 1 बजे मैथमेटिक्स, 4 बजे नेशनल साइंस एंड 7 बजे यू गेट IGKO. क्लियर? ओके. So with this we are done with the discussion of the topic that is comprehension based beginner level K questions. I hope you understood every passage and the poem that was discussed in this video and you are ready for the upcoming ones जहाँ पर हम intermediate और achievers को discuss करेंगे. So with this we are done with today's video, but we will meet very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.